देखिए, अगर सच कहूँ तो हमने इतिहास से शायद कुछ भी नहीं सीखा है, क्योंकि देखिए भारत एक इतना बड़ा देश था जहाँ पर इतने लोग थे, जो इतना शक्तिशाली और समृद्ध देश था, लेकिन उसके बावजूद 200 सालों तक गुलामी करी, उस गुलामी में जिया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह रही है क्योंकि जब कोई भी बाहरी ताकत भारत के ऊपर कब्जा करने के बारे में सोचती थी तो उसे नामुमकिन नजर आता था। तो उसका एक सबसे कारगर और सबसे आसान जो तरीका उन्हें समझ आया, और वो था कि अगर इन्हें बांट दिया जाए, अगर इनकी शक्ति को अलग अलग कर दिया जाए, अगर इनकी ताकत का बंटवारा हो जाए, तो फिर बड़ी आसानी से इन्हें गुलाम बनाया जा सकता था। और वो टेक्निक काम कर गई कि जब हिंदुस्तान में जब भारतीय लोगों को बांट दिया गया, भारत के अंदर जब अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग चीज़ों के ऊपर जब हम बढ़ गए, तो हमारी जो ताकत थी वो कमज़ोर हो गई और 200 सालों तक हम गुलाम रहे। यही सबसे बड़ा कारण आज तक इतिहास में हमें समझाया गया और हमने शायद समझने की कोशिश करी है, और शायद वही गलती हम प्रेजेंट में वापस दोहराने जा रही है, और ये हमें सबसे बड़ा नुकसान दे सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जब बंदर बंदर रोटी के लिए लड़ते हैं तो बिल्ली उसका फ़ायदा उठा जाती है। और यही होगा कि अगर हम अपने आपसी झगड़े और आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं करेंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कोई तीसरा उठाएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि एक बार क्या कि जंगल में बहुत सारे पक्षी एक साथ रहते थे, लेकिन एक समय के बाद ये हुआ कि एक शिकारी की नज़र उनके ऊपर जब पड़ी तो शिकारी जंगल में आने लगा और वो अपना जाल फेंकता, और जाल में जो पक्षी फंस जाते थे उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाता था। अब जब धीरे धीरे पक्षियों को ये समस्या समझ आने लगी कि यार हमारा समुदाय और हमारे पक्षी कम हो रही है, एक शिकारी आकर उन्हें ले जा रहा पकड़ के, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो सारे पक्षी एकत्रित हुए, सारे पक्षियों ने बातचीत करी, और बातचीत करने के बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्हें एक समाधान सूझा कि एक तरीका है जिससे हम सब बच सकते हैं। तो पक्षियों ने ये तय किया कि भैया एक काम करेंगे हम लोग कि जब शिकारी आकर हमारे ऊपर जाल फेंकेगा तो हमें एक साथ अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करके सभी को एक साथ अपना सर ऊपर उठाना है और पूरी ताकत के साथ अपने पंख फैलाकर उड़ना है, ताकि वो जाल हमारे साथ उड़ जाएगा और शिकारी हमें पकड़ नहीं पाएगा। भाई सारे पक्षियों की सहमति हो गई कि चलो यार ये रास्ता ठीक है, हम और शायद हम पक्षी बचे रहेंगे, शिकारी हमें पकड़ नहीं पाएगा, ये तरीका ठीक है। अब जब अगली बार शिकारी आया, उसने पक्षियों के ऊपर जाल फेंका, तो पक्षियों ने तो पहले से तय कर रखा था कि उन्हें क्या करना है। सारे पक्षियों ने अपना सर उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जाल को लेकर उड़ गए। शिकारी देखता रह गया कि ये क्या हुआ। फिर अगली बार शिकारी आया, उसने फिर जाल फेंका, तो फिर पक्षियों ने वही करा कि भैया सारे अपना सर ऊपर उठाया सबने और पूरी ताकत के साथ उड़ गए। अब शिकारी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर ये लोग ऐसा ही करेंगे तो वो तो किसी पक्षी को पकड़ ही नहीं पाएगा। अब कई समय तक ये चीज़ चलती रही, क्योंकि जब तक पक्षी संगठित थे ये चीज़ें चलती रही। अब शिकारी ये सोच रहा था कि किसी तरह से अगर इनका संगठन टूट जाए, ये लोग अलग हो जाए, अगर इन्हें विभाजित कर दिया जाए तो समझ लो कि मेरा काम बन सकता है। और वो मौका उस शिकारी को एक दिन मिला कि जब सारे पक्षी आपस में वहाँ पर थे तो गलती से एक पक्षी का सर दूसरे पक्षी से टकरा गया। तो दूसरे पक्षी ने कहा कि तूने जानबूझकर मेरे सर में मारी है। तो उस पक्षी ने कहा कि नहीं, गलती से लगी है। लेकिन वो पक्षी मानने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा कि नहीं, तूने जानबूझकर मेरे सर में मारी है, क्योंकि जब शिकारी जाल फेंकता है तो मैं अपने सर पर सबसे ज़्यादा ताकत लगाकर सारा बोझ उठाता हूँ, इसलिए तुझे जलन हो रही है और तूने मेरे सर में मारी है। बस ये इतनी सी बात को लेकर दोनों पक्षियों के बीच में झगड़ा हो गया। अब वो झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। धीरे धीरे करके झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे पक्षी अलग अलग गुट में बढ़ गए। भाई जिसके सिर में लगी थी कुछ उस तरफ हो गए, जिसने मारी थी कुछ उस तरफ हो गए, कुछ तीसरे थे जो दोनों पक्षों में नहीं थे वो अलग हो गए। और अगली बार जब शिकारी ने जाल फेंका तो सारे इस बहस में, सारे इस झगड़े में और सारे बंटवारे में लगे रहे, और वो कई सारे पक्षियों को पकड़ के फिर शिकारी ले गया। दोस्त ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, बहुत सरल चीज़ में बहुत साधारण शब्दों में आपको एहसास करा रहा हूँ कि हमारे साथ भी वही घटनाएं हो सकती है कि अगर हम अलग अलग समुदाय में बटे रहेंगे तो कोई भी बाहरी ताकत हमारे ऊपर कब्जा कर सकती है, कोई भी बाहरी ताकत हमें नुकसान पहुंचा सकती है। और ये मैं किसी भी धर्म, समुदाय, जाति, समाज के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हर उस भारतीय से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पूरे भारत की बात कर रहा हूँ कि कोई भी भारत को नुकसान न पहुँचा पाए उसकी जिम्मेदारी हम सब की है जो के अंदर रहते हैं। और अगर हम लोग बटे रहेंगे, हम लोग अलग अलग रहेंगे, हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मुद्दों पे लड़ते रहेंगे, तो कोई भी बाहरी आदमी इसका फायदा उठाएगा। मुझे हिंदुस्तान में रहकर, भारत में रहकर किसी भी भारतीय को लाभ जाए, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई बाहरी ताकत आकर अगर क्षति पहुंचाते तो वो पूरे देश का नुकसान है, पूरे समाज, पूरे समुदाय नुकसान होता है। अगर कोई बाहरी ताकत आकर क्षति पहुंचाती है तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। उस बात पर हमें फोकस करना चाहिए कि हम आपस में जो है वो तो है,
लेकिन कोई बाहरी ताकत इसका लाभ न उठा पाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले टीवी पर कोई न्यूज़ देख रहा था कि भाई कहीं पर झगड़े हो गए, और ये भी एक सबसे बड़ी वजह है जिसे रोकना चाहिए। सरकार को इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए मान लो भाई आपको किसी मुद्दे को लेकर आप में रोष है, आप में आक्रोश है, आप झगड़ा करना चाहते हो, अगला आदमी है उसके अंदर कोई चीज़ है आक्रोश, जब आप 2 लोग लड़ रहे हो तो तीसरे आदमी की प्रॉपर्टी को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए? एक आदमी जिसने बड़ी मेहनत से बेचारे ने अपनी जिंदगी भर की पूंजी इकट्ठी करके पता नहीं कहां से ईएमआई भर के और उसने अपनी कार खरीदी है, और आपने जाकर वो कार फोड़ दी यार, उसका इंश्योरेंस भी नहीं था, उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? उसके इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? उसकी इस मेहनत का मुआवजा कौन देगा उसे? आपने जाकर किसी का घर तोड़ दिया, किसी की गाड़ी जला दी, किसी का कोई सामान, किसी की बस फोड़ दी, तो ये आप क्यों कर रहे हो? आपके आपसी झगड़े हैं तो आप आपसी नुकसान पहुंचाओगे, जहां तक तो ठीक है। लेकिन जो तीसरा आदमी बेचारा जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसको इस मैटर से कोई मतलब नहीं है, जिसे तो पता भी नहीं है कि उसकी कार क्यों जला दी गई है, उसे तो बाद में पता चलता है कि क्या मैटर हुआ था, जिसके बीच में उसकी कार आके फंस गई बेचारे की। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारी आपसी चीज़ों की वजह से क्यों तीसरे को नुकसान पहुंचाया जाए, और सबसे पहली चीज़ तो ऐसी चीज़ें करी क्यों जाए। और अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो गवर्नमेंट को, कानून को इस चीज़ को लेकर सख्त होना चाहिए। इतने सटीक कानून होना चाहिए कि अगर कोई किसी तीसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता भी है तो उसके लेकर इतना सटीक कानून होना चाहिए, कोई ऐसा करने का सोचे भी ना, क्योंकि उसकी क्या गलती बेचारे की है? वो तो बेचारा सुबह से शाम तक ये जद्दोजहद में लगा है, सुबह से शाम तक इस बात के लिए परेशान है कि बच्चे की फीस कहाँ से भरूंगा, वो तो इस बात के लिए परेशान है कि शाम का राशन कहाँ से लेकर आऊंगा, वो तो इस बात के लिए परेशान है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, इस गाड़ी को घर से निकालूं या इसे बेच दूं, और आपने उस आदमी की कार जला दी। ये सबसे बड़ा गलत चीज़ है ये जो देश के अंदर हो रही है, और इसके खिलाफ कोई ना कोई सटीक कानून होना चाहिए, या हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचाने का हमें कोई अधिकार नहीं है, और किसी तीसरे आदमी की किसी भी चीज़ को या आपराधिक गतिविधि में ही आना चाहिए। इससे बड़ा कोई अपराध ही नहीं है कि आप बिना किसी तीसरे व्यक्ति का, जो कि जिसकी कोई गलती नहीं बेचारे की, उसकी किसी चीज़ को नुकसान पहुँचा दे। मैं जरूर बोलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की चीज़ें हम सब मिलकर बंद करें, हम सब इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाएं, हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाए बेचारे को, जिसके इस मामले में कोई गलती है ही नहीं।